नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र का प्रश्न बैंक पूरा हल करेंगे। इसी से आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर बनेगा। इसलिए आप वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस अध्याय से कितने अंक का आने वाला है। तो कुल जो है अध्याय से कितने आएंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए साझेदारी लेखांकन, इससे 18 नंबर का आएगा। उसके बाद साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन 18 नंबर का, साझेदारी पुनर्गठन साझेदारी इससे 12 नंबर का, और साझेदारी फॉर्म का विघटन इससे 8 नंबर का। अंश पूंजी के लिए लेखांकन इससे 24 अंक का। कुल मिलाकर के आपका 80 अंक का पेपर बनेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अध्याय 1 को हल करेंगे। पहला दिया हुआ है साझेदारी में कम से कम होना चाहिए। साझेदारी में क्या कम से कम होना चाहिए, तो दो व्यक्ति तो कम से कम जुड़े होने चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया था दोस्तों, बताइए। तो 1932 में बनाया गया था। यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई हैं तो आहरण ब्याज की गणना की अवधि होती है 6 माह। कितनी होती है, 6 माह। आहरण का ब्याज क्या कहलाता है, आहरण पर ब्याज क्या कहलाता है दोस्तों, साझेदारी की आय। क्या कहलाती है, साझेदारी की आय कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है जब कुल निकाली गई राशि दी जाती है लेकिन निकासी की तारीख निर्दिष्ट नहीं की जाती है तो यह माना जाता है कि यह राशि क्या कर ली गई है, बताइए दोस्तों। ये होती है पूरे वर्ष समान रूप से निकाली गई है। क्या है, पूरे वर्ष समान रूप से निकाली गई है। लाभ हानि विनियोग खाते का प्रारंभिक शेष क्या कहलाता है, तो शुद्ध लाभ कहलाता है। साझेदार के आहरण का पर ब्याज को डेबिट किया जाएगा। क्या डेबिट किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें साझेदार का चालू खाता अंकित हर महीने के आखिरी दिन 10,000 रुपये निकालता है। हर ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो निकासी पर कुल ब्याज कितना होगा, तो कितना होगा, हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2550। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में पूंजी पर ब्याज की गणना किस अवधि के लिए की जाएगी। किस अवधि के लिए की जाएगी दोस्तों, 1 वर्ष के लिए। साझेदारी व्यवसाय में साझेदार की पूंजी पर ब्याज क्या कहलाता है, लाभ हानि विनियोग खाता डेबिट किया जाता है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला दिया है साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक क्या है, संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है। साझेदारी के लिए क्या होता है, साझेदारी के लिए हानि का विभाजन अनिवार्य नहीं है। क्या है, हानि का विभाजन अनिवार्य नहीं है। साझेदारी के अभाव में साझेदार द्वारा दी गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से देय होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा, 1932 लागू होता है। कौन सा, 1932 लागू होता है। साझेदारी के माध्यम से लाभ के विभाजन के लिए क्या होता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है। कौन सा, लाभ हानि खाता। साझेदारी का जन्म कब हुआ था, विनियोजन से होता है। किससे होता है, विनियोजन से होता है। सामान्यतः साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। कैसा होता है दोस्तों, असीमित होता है। चलिए अब सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है साझेदार समूह रूप में क्या होता है, फार्म होता है। पूंजी खाते का सदैव जमा शेष क्या कहलाता है, तो स्थिर पूंजी पद्धति कहलाती है। साझेदार का चालू खाता प्रकृति क्या कहला जाएगी दोस्तों, तो ये कहला जाएगी व्यक्तिगत खाता। पूंजी खाते का कभी नामे कभी जमा शेष क्या कहला जाएगा, तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। लाभ हानि नियोजन खाता की प्रकृति क्या होती है, नाम मात्र का खाता। साझेदारों के चालू खाते में लेख कैसा होता है, तो ये होता है, कैसा लेख होता है दोस्तों, ये होता है साझेदारों के वेतन का। प्रत्येक साझेदार का उत्तरदायित्व होता है। क्या उत्तरदायित्व होता है, तो संयुक्त और पृथक दोनों प्रकार का होता है। प्रत्येक साझेदार फार्म एजेंट होता है। क्या होता है, एजेंट होता है। चलिए सत्य देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है, तो ये गलत है दोस्तों। दूसरा दिया है अवयस्क को फार्म के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है, तो किया जा सकता है।
लाभों को बांटना साझेदारी में अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों की लाभ हानि की अंतिम राशि का हिसाब रखने के लिए बनाया जाता है, तो बनाया जाता है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखा रोकड़ खाते में किया जाता है, तो एकदम गलत है। चलिए एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, तो कौन से? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। कौन सा? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी ब्याज कब दिया जाता है, तो कब दिया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। फर्म में कौन साझेदार हो सकता है, तो कौन साझेदार हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इसमें इसकी जिम्मेदारी लेता हो। फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है, तो कौन ले सकता है? प्रत्येक साझेदार जो साझेदारी करना चाहता है। अब इसमें देखिए एक्स तथा वाई बिना साझेदार समझौते के साझेदार हैं। वाई द्वारा फर्म को 18,000 का ऋण दिया जाता है, तो वाई को किस दर से ऋण का ब्याज चुकाना होगा, तो 6% वार्षिक दर से चुकाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको करना है दोस्तों। मैं सीधे अध्याय 2 की ओर चलता हूँ। चलिए देखते हैं अध्याय 2 को। अध्याय 2 दिया है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदार का प्रवेश। पहला दिया क्षति क्या है, तो क्षति क्या कहलाता है? एक स्थायी संपत्ति। फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नफ़े वाला साझेदार। पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, तो पुराने लाभ हानि अनुपात में। नए साझेदार द्वारा क्षति का भुगतान किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो भावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां दिया है साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन का संचित का विभाजन होता है। कैसे विभाजन होता है, तो पूर्व अनुपात में होता है। विद्यमान साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन का परिणाम क्या कहलाता है, तो सभी साझेदारों के लाभानुपात में वृद्धि। किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार को क्या मिलता है दोस्तों, तो क्या मिलता है बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्षति मिलती है। क्या मिलती है? क्षति मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां दिया है नए साझेदार की पूंजी खाते में जमा करने के बाद किस खाते में वृद्धि हो जाती है, तो कौन से खाते में वृद्धि हो जाती है? रोकड़ खाता में। एक नए साझेदार के शामिल होने पर क्या होता है दोस्तों, तो पुरानी साझेदारी भंग हो जाती। क्या होती है? पुरानी साझेदारी जो होती है वो भंग हो जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है क्षति लाभ कमाने में क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। दूसरा दिया है क्षति पर क्या होता है? मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता। क्या? मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता। क्षति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के विक्रय के समय ही ज्ञात हो सकता है। किसके? विक्रय के समय ही ज्ञात हो सकता है। साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का क्या कहलाता है? पुनर्गठन कहलाता है। पुनर्गठन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्गठन कहलाता है। चलिए क्या है? बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात क्या कहलाता है? त्याग अनुप्रस्थ। क्या कहलाता है? त्याग अनुप्रस्थ। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? लाभ अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा? लाभ अनुप्रस्थ। उसके बाद दिया है पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ हानि से क्या होता है? वर्तमान साझेदारी का कोई संबंध नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। क्षति, तो क्षति के लिए क्या आ जाएगा? तो क्षति के लिए साझेदारी ठहराव में परिवर्तन। पुनर्मूल्यांकन की हानि क्या है? तो विक्रय योग्य संपत्ति। फर्म का पुनर्गठन क्या कहलाता है? पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में। क्षति का लेखांकन, तो क्षति का लेखांकन क्या कहलाता है दोस्तों? पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ बनाना लेखांकन प्रमाप 26 कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है त्याग अनुपात बराबर क्या होगा, तो इसको आपको बताना है। ये सही जोड़ी को आपको एक बार जो है खुद से करना है। चलिए आगे चलते हैं। मैं सत्ता की ओर लेके चलता हूँ। पहला दिया है
त्याग के अनुपात की दशा में साझेदार को पूर्व की तुलना में लाभ होता है, तो एकदम गलत है। उसके बाद ये एक अच्छी फार्म क्षति के को अपलिखित कर देता है, तो एकदम गलत है। तीसरा दिया लाभार्जन में परिवर्तन पर क्षति के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो दोस्तों एकदम गलत है, पड़ता है। पुनर्गठन की दशा में विद्यमान ठहराव में परिवर्तन हो जाता है, तो हाँ दोस्तों हो जाता है। पांचवा दिया पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति की विक्रय पर बनाया जाता है, तो एकदम जो है गलत है। छठवां दिया नए साझेदार का प्रवेश फार्म के पुनर्गठन को प्रभावित करेगा, तो दोस्तों करेगा। लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदार का प्रमुख अधिकार है दोस्तों, तो हाँ अधिकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया है जब क्षति की राशि नगद लाई जाती है तो उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है, तो क्षति प्रीमियम खाते में। कौन सा? क्षति प्रीमियम खाते में। चलिए दूसरा दिया क्षति मूल्यवान संपत्ति कब कही जाती है, जब उस पर मूल्य हो। चलिए तीसरा दिया क्षति के मूल्यांकन का आधार क्या है, तो क्षति के मूल्यांकन का आधार क्या होता है? औसत लाभ। क्या होता है? औसत लाभ होता है। कौन सी क्षति का लेखा पुस्तक में नहीं किया जाता? स्वनिर्मित क्षति। कौन सी? स्वनिर्मित क्षति। वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर अधिक क्या कहलाता है? तो अधिलाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिलाभ। जिस संपत्ति को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अमूर्त शोषित कहते हैं, अमूर्त शोषक संपत्ति कहते हैं। पुनः निर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का होता है, तो नाम काज का खाता कहलाता है। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आगे जितने अध्याय हैं ये मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में ये सभी अध्याय को मैं कवर कर दूंगा, इसलिए आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।